तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी भुज को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं और जिस हिसाब से इस मूवी को रिव्यूज मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि रेटिंग्स तो नीचे ही जाएगी। मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर क्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें पाकिस्तान आर्मी के प्रेसिडेंट याया खान को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिसर से कह रहा होता है कि हमें इंडिया में दहशत का माहौल बनाना है, हमें इतने लोगों को मारना है कि इंडिया में डर का अंधेरा छा जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जेट्स भुज एयरबेस पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं और वहां पर हवाई हमला करके पूरे बेस को तबाह कर डालते हैं। वहीं हम भुज एयरबेस के कमांडिंग ऑफिसर विजय कार्निक श्रीनिवास को देखते हैं, जो कि हमले से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अब हम जामनगर के एयरबेस को देखते हैं और वहां भी पाकिस्तान के जेट्स ने हवाई हमला कर दिया होता है। वहां के फाइटर पायलट विक्रम सिंह बाज जेट से उड़ान भरते हैं और दुश्मन जेट्स को मार गिराने में लग जाते हैं। सीन फिर भुज एयरबेस पे आता है, जहां ऑफिसर विजय कार्निक को होश आ गया होता है और वो दौड़कर एक टैंक से जेट पर हमला करने लग जाते हैं। वो कुछ दुश्मनी जहाज को मार गिराने में कामयाब भी होते हैं, लेकिन भुज एयरबेस का ज्यादा नुकसान हो गया होता है। वहीं विक्रम सिंह भी काफी दुश्मनी जहाजों को धराशायी करने में कामयाब होते हैं, लेकिन दुश्मनों ने उनके प्लेन को भी नुकसान पहुंचा दिया होता है, जिसकी वजह से उनका प्लेन समुद्र में जा गिरता है। अब कहानी हमें 2 हफ्ते पहले के फ्लैशबैक में ले जाती है, जहां हम ऑफिसर नायर को देखते हैं। ऑफिसर नायर की खास बात ये थी कि वो कभी भी किसी से हारते नहीं थे और सामने वाले को मात देने की पूरी हिम्मत रखते थे। इसके बाद हमें पग्गी रणछोड़ भाई को दिखाया जाता है, जो कि पहले पाकिस्तान के बॉर्डर के किनारे एक गांव में ही रहते थे, लेकिन एक दिन उनके यहाँ पाकिस्तानी आर्मी के लोग उनसे दावत के लिए जानवर मांगने आते हैं। पग्गी उनको जानवर तो नहीं देते, लेकिन उन पाकिस्तानी आर्मी के लोगों की बलि चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि हम बेकसूर जानवरों की हत्या नहीं होने देंगे। पग्गी फिर गांव से निकलकर हिंदुस्तान आ जाते हैं और यहाँ पर वो रॉ को ज्वाइन कर लेते हैं। पग्गी भाई की खासियत ये थी कि वो रेगिस्तान के हर एक कोने को जानते थे। वो पैरों के निशान से ही बता देते थे कि वहाँ से किस देश की आर्मी गुजरी है। वो रॉ के ऑपरेशन हूर में काम कर रहे थे और उनका काम पाकिस्तानियों के खुफिया अड्डों का पता लगाना था। इसके बाद हमें मोहम्मद हुसैन नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा दुश्मन था और उसे ही इंडिया के आर्मी बेसिस पर हमला करने का ऑर्डर मिला था। अब हम भुज एयरबेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर धूमधाम से पार्टी चल रही होती है और वहाँ विजय कार्निक और उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद होती हैं। वो लोग वहाँ एंजॉय कर ही रहे होते हैं, तभी उसी वक्त पाकिस्तानी आर्मी हवाई हमला कर देती है। दुश्मन ने हमारे कई आर्मी एयर बेसेस पर हमला करके नुकसान पहुंचा दिया था, तो अब विक्रम सिंह उनको करारा जवाब देने के लिए वो भी उनके बेस पर हमला करके काफी भारी नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन वापस आते वक्त विक्रम का करीबी दोस्त शहीद हो जाता है। अब हम मोहम्मद हुसैन को देखते हैं, जिसके पास हिना रहमान नाम की लड़की उसकी बाहों में लेटी होती है। हुसैन अब ब्रिगेडियर बेग और तैमूर से मिलता है और उनसे अटैक की प्लानिंग की बातचीत करने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कि हिना उनकी सारी बातें सुन रही होती है और सारी बातें एक पन्ने पर लिख रही होती है। फिर उसके बाद वो पन्ने को एक बॉल में डालकर उसे बाहर की ओर फेंक देती है, जहां से एक आदमी उस बॉल को लेकर चला जाता है। यहाँ हमें हिना की हिस्ट्री दिखाई जाती है कि हिना का भाई एक रॉ एजेंट था, लेकिन मोहम्मद हुसैन ने उसे पकड़ लिया था। फिर वो सभी लोग के सामने उसे पत्थर से मार मार कर उसे खत्म कर डालता है। अब भाई की मौत की वजह से हिना को गम भी था और उसके अंदर गुस्सा भी भर चुका था, तो वो अब रॉ को ज्वाइन कर लेती है और काफी ट्रेनिंग के बाद वो एक रॉ एजेंट बन जाती है। हुसैन ने उसके भाई को मार डाला था, इसीलिए वो एजेंट बनकर उसी के घर पर रह रही थी और वहाँ की सारी जानकारी रॉ को भेज रही थी। अब रीना ने जो जानकारी दी थी उसमें यह था कि इंडिया में पाकिस्तान के खुफिया एजेंट बसे हुए हैं और एक स्पेसिफिक जगह पर मौजूद हैं। अब विजय कार्निक उनकी लोकेशन पर पहुंच जाता है और उनके ऊपर अकेले ही हमला कर देता है। काफी लड़ाई होने के बाद एक आदमी विजय के सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है, तो विजय उल्टा उससे ही गन छीन लेता है। अब वहाँ पर और भी लोग विजय को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिसर नायर और पग्गी आ जाते हैं और लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। अब तीनों लोग ही उन सभी लोग पर भारी पड़ने लग जाते हैं और उन सभी को मार
गिराते हैं। अब हम देखते हैं कि हुसैन, बैग और तैमूर भुज पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वो भुज के सारे आने जाने रास्ते को तोड़कर भुज पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी हुसैन नोटिस करता है कि टेबल के नीचे एक माइक्रोफोन छुपा हुआ है। हुसैन समझ जाता है कि हीना हम पर जासूसी कर रही है। वो हीना के पास जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है और उसको मारने से पहले आई लव यू कहने को कहता है। हीना ने रॉ में काफी तगड़ी ट्रेनिंग ले रखी थी, तो वो उससे गन छीन कर उससे मारने लग जाती है और उसे मारते मारते मार ही डालती है। फिर वो जाते जाते उससे आई लव यू कह ही देती है। अब हुसैन की मौत की खबर पूरे घर में फैल जाती है और सारे सैनिक उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हीना कैसे भी करके भागने का ट्राई करती है, पर उसे पकड़ ही लिया जाता है। अब उसे भी वैसे ही बांध दिया जाता है जैसे उसके भाई को मारने के लिए बांधा गया था। ब्रिगेडियर बैग उससे कहता है कि तुम मुसलमान होकर भी पाकिस्तान से गद्दारी क्यों कर रही हो। हीना कहती है कि तुम्हारे जनरल टिक्का खान ने 30 लाख बंगाली मुसलमानों को मार दिया था, तो वो भी तो एक गद्दारी ही हुई। ये बात सुनकर बैग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पत्थर लेकर हीना को मारने लगता है और वैसे ही उसे भी मार दिया जाता है जैसे उसके भाई को मार डाला गया था। हीना के शहीद होने के बाद ऑपरेशन हूर यहीं पर खत्म हो जाता है। अब सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि ब्रिगेडियर बैग पूरी आर्मी को इकट्ठा करके उन्हें बता रहा होता है कि हमने हवाई हमला करके भुज में एंट्री लेने वाले सारे रास्तों को उड़ा डाला है और भुज एयरबेस भी तबाह कर डाला है, तो अब वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। हम लोग अब रात 11 बजे बीघा कोट पहुंच जाएंगे, जहाँ पर 120 इंडियन सोल्जर मौजूद होंगे। उन्हें खत्म करके हमें हरामी नाला को पार करना है। फिर उसके बाद हम भुज पहुंच जाएंगे और वहाँ पर हम कब्जा कर लेंगे। अब अपनी गंदी नीयत लेकर ब्रिगेडियर बैग अपनी फौज के साथ भुज की ओर जाना शुरू कर देता है। अब हम सीन देखते हैं कि विक्रम सिंह का जेट जो समुद्र में गिर गया था, उससे विक्रम मरा नहीं था बल्कि वो बच गया था। वहीं हम देखते हैं कि भुज एयरबेस के ऑफिसर्स विजय कार्निक को जानकारी देते हैं कि कंट्रोल रूम बर्बाद हो चुका है और हमारे काफी जवान मारे गए हैं। अब सीन फिर पीएम ऑफिस पे शिफ्ट होता है, जहां आर्मी के बड़े ऑफिसर पीएम इंदिरा गांधी को अटैक के बाद हुए नुकसान के बारे में बता रहे होते हैं। उन्हें बताते हैं कि उनका भुज से पूरा कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है और अगर वहां हम अपनी सेना भेजेंगे तो कम से कम 48 घंटे लग सकते हैं। वो बताते हैं कि अगर विजय कार्निक किसी तरह से भुज का रनवे ठीक कराने में कामयाब हो जाए तो हम अपने सैनिक जल्दी भेज सकते हैं, वरना ऐसे तो पाकिस्तानी आर्मी वहां पर कब्जा कर लेगी। अब विजय कार्निक को ऑफिसर जानकारी देते हैं कि हमारे बेस पर ऐसे ही कई टाइम बॉम्ब पड़े हुए हैं जो कि कभी भी फट सकते हैं और फिर सब कुछ तबाह हो सकता है, इसीलिए हमें जल्द ही कोई एक्शन लेना होगा। विजय सभी टाइम बॉम्ब में एक एक अलग से बॉम्ब लगवा देता है और उनको हर एक दूसरे से कनेक्ट करवा देता है। फिर टाइम बॉम्ब के ऊपर मिट्टी डालकर उनको ढक दिया जाता है और फिर बॉम्ब से उन्हें उड़ा दिया जाता है, जिससे कि कम ही नुकसान होता है और यह श्योरिटी हो जाती है कि बॉम्ब अब अचानक से तो नहीं फटेंगे। अब विजय अपने हेड ऑफिसर मुखर्जी से बात करता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर रनवे पूरा तबाह हो चुका है। ऑफिसर बताते हैं कि रात 11 बजे तक पाकिस्तानी सैनिक बीगा कोट तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए तुम्हें सुबह होने तक रनवे सही करवाना ही पड़ेगा ताकि वहाँ पर हमारे सैनिक आ पाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान भुज पर कब्जा कर लेगा। अब हम देखते हैं कि जामनगर एयरबेस में विक्रम सिंह अपने सीनियर ऑफिसर को बताते हैं कि भुज की तरफ जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर हम अपने सैनिकों को वहां पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें कार्गो प्लेन से ले जाना होगा। अब बगी ऑफिसर नायर को जानकारी देता है कि आज रात 11 बजे तक पाकिस्तानी आर्मी हम पर हमला करने वाली है। ऑफिसर नायर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम उनका मुकाबला करेंगे और जब तक भुज एयरबेस का रनवे नहीं बन जाता तब तक हम उन्हें यहीं पर रोक कर रखेंगे। अब रनवे इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि बचे हुए सैनिकों से तो नहीं बन पाता, तो विजय पास के ही गाँव से मदद मांगने का सोचता है। वो गाँव ऐसा था कि वहाँ के सभी मर्द शहर में काम करने के लिए चले जाते थे और वहाँ सिर्फ औरतें, बच्चे और बूढ़े ही रहते थे। विजय अब वहाँ की जानी मानी महिला सुंदर बहन से मिलता है और उनको अपनी आप बीती सुनाता है और मदद करने के लिए कहता है। सुंदर बहन अब अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो सारे गांव को इकट्ठा करके उनसे मदद की गुहार लगाती हैं। गांव वाले इस बात से ही डर जाते हैं कि रनवे बनाते वक्त उनके ऊपर हमला भी हो सकता है, इसीलिए वो मदद करने के लिए मान नहीं रहे होते। तब वहाँ पर विजय कार्निक आता है और उन्हें एक मोटिवेशनल कहानी सुनाकर उनको काम करने के लिए प्रेरित करता है। गाँव वाले विजय की बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं और विजय के साथ रनवे बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रनवे बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं था, इसलिए सुंदर बहन सहित गांव की बाकी महिलाएं अपने ही घरों को तोड़कर रनवे बनाने का सामान इकट्ठा करती हैं। उन सब में इतना जोश भर चुका था कि उन्होंने अपने घर को बचाए रखने के बजाय अपने देश को बचाने का सोच लिया था।
अब रनवे पर बॉम्ब की वजह से हुए गड्ढों को भरने का काम शुरू हो जाता है और महिलाओं के साथ साथ वहां मौजूद सैनिक भी और सभी लोग रनवे बनाने में मदद कर रहे होते हैं। वहीं ऑफिसर नायर और पगी बीघा कोट पर दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं विक्रम सिंह भी कार्गो प्लेन से 500 सैनिकों को ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें डर था कि प्लेन 500 लोगों का वजन नहीं उठा पाएगा, इसीलिए वो प्लेन को हल्का बनाने के लिए अंदर के चेयर वगैरह निकलवा देते हैं। अब ऑफिसर नायर प्लान बनाते हैं कि वो पगी की पहचान बदलकर उसे ब्रिगेडियर बैग के पास भेज देंगे और पगी उन्हें यहाँ की सारी गलत इन्फॉर्मेशन देगा। अब हम देखते हैं कि रनवे पर सभी लोग थक हार कर खाना पीना कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी हवाई हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ भागा दौड़ी मच जाती है। हवाई हमले की वजह से जो रनवे बन गया था उसमें अब एक और गड्ढा हो जाता है। सुंदरबैन कहती है कि हम हार नहीं मानेंगे और रनवे को दोबारा से बनाएंगे और कैसे भी करके उसको पूरी तरह से तैयार करके रहेंगे। पगी अब ब्रिगेडियर बैग के पास पहुंच जाता है और बीघा कोट के बारे में गलत जानकारी देता है ताकि वो लोग गलत जानकारी लेकर वहां पहुंचे तो वो अपने प्लान के हिसाब से उन पर हमला कर दें। पगी अब रेगिस्तान में बने एक मंदिर में जाता है और हाथ जोड़कर कहता है कि मैं अब अपनी पगड़ी तभी पहनूंगा जब हम लोग ये जंग जीत जाएंगे। अब बीघा कोट पर पाकिस्तान की फौज पहुंच जाती है और ऑफिसर नायर और भारतीय जवान उनको निस्तो नाबूद करने के लिए अपनी पोजीशन लेकर बैठे होते हैं। वो लोग जैसे ही करीब आते हैं तभी सभी जवान पाकिस्तानी आर्मी पर हमला कर देते हैं और अचानक हमले की वजह से पाकिस्तानी आर्मी संभल नहीं पाती और काफी भारी मात्रा में होने के बावजूद वो हमले का जवाब नहीं दे पा रही होती। हमारे जवान सिर्फ 120 ही थे और पाकिस्तानी आर्मी 1500 आदमी और 100 टैंकों की थी, लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी उनके ऊपर भारी पड़ रही थी। वहीं हम देखते हैं कि विक्रम सिंह 500 फौजी लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ज्यादा भार होने की वजह से प्लेन उड़ नहीं रहा होता। वो 50 जवानों को उतरवा देते हैं, फिर प्लेन उड़ाने की कोशिश करते हैं। प्लेन किसी तरह उड़ तो जाता है पर उसका आगे का टायर पूरी तरह से टूट जाता है। बीघा कोट में जंग लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है और ऑफिसर नायर और पगी अभी भी दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं। ऑफिसर नायर के ऊपर सब पाकिस्तानी सैनिक मिलकर हमला करने लग जाते हैं, जिससे कि वो अकेले मुकाबला कर रहे होते हैं, पर धीरे धीरे दुश्मन उन पर भारी पड़ने लगते हैं और उन्हें काफी जख्म दे देते हैं। उन्होंने सभी को मार तो दिया था, लेकिन उनको इतने जख्म हो गए थे कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठ भी पाए, इसीलिए वो वहीं पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर ब्रिगेडियर बैग आता है और अपनी गन निकाल कर बेरहमी से ऑफिसर नायर को शूट कर देता है। ऑफिसर नायर अपने देश के लिए और देश को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं। हम देखते हैं कि पगी भी सभी सैनिकों से लड़ रहा होता है। उसे भी मारने के लिए ब्रिगेडियर बैग उसके पास जाता है, लेकिन पगी उसे ही गले से दबोच लेते हैं और उसे उसकी ही गन से शूट करके उसे मार डालते हैं। अब हम देखते हैं कि विक्रम सिंह अब विजय कार्निक को कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे प्लेन का फ्रंट व्हील टूट गया है, इसीलिए लैंडिंग करने में परेशानी हो सकती है। विजय कार्निक कहते हैं कि मैं एक ट्रक को रनवे पर प्लेन की रफ्तार से चलाऊंगा, तब आप उसी के ऊपर फ्रंट व्हील का पार्ट रख कर लैंड कर जाइएगा। अब प्लेन लैंड करने के लिए नीचे आने लगता है और विजय कार्निक ट्रक की रफ्तार उसी से मैच कराने लगते हैं। विक्रम सिंह कैसे भी करके फ्रंट व्हील के पार्ट को ट्रक पर टिकाने में कामयाब हो जाते हैं। अब प्लेन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ट्रक तो उसकी स्पीड मैच नहीं कर सकता था, इसीलिए उसके टायर में आग लग जाती है और टायर पूरे बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रक डिसबैलेंस होने लग जाता है। विजय कार्निक किसी तरह से ट्रक को संभालते हैं और धीरे धीरे प्लेन स्लो होने लगता है और आखिरकार सेफली प्लेन लैंड हो ही जाता है। अब प्लेन से तुरंत सारे फौजी उतरते हैं और पाकिस्तानी जवानों से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। आधे से ज्यादा पाकिस्तानी जवान बीघा कोट में ही मारे गए थे, तो यहाँ पर भी वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते और कुछ वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। अब याया खान का जो भुज पर कब्जा करने का प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो गया था और उसके मन में जो बुरे काम करने की इच्छाएं थी वो प्लान के फेल होने के साथ ही बर्बाद हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भुज एयरबेस पर फिर से तिरंगा शान से लहरा रहा होता है और अब सब कुछ सही हो गया होता है। पगी ने दुश्मनों का डट कर सामना करा था और अब जंग भारत ने ही जीत ली थी। जो कसम उसने भगवान के सामने खाई थी वो अब पूरी हो गई थी, तो वो अब अपनी पगड़ी वापस से पहन लेता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले उन सभी महिलाओं को सच सच नमन करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बिना हमारी फौज की मदद करने का हाथ बढ़ाया था और देश को बचाने में पूरा योगदान दिया था। वहीं हमारे कई जवान उस टाइम पर अपने देश को बचाने के लिए कुर्बान भी हो गए थे। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हम इतने आराम से जिंदगी जी पा रहे हैं और सारी सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। इसीलिए हम उन सभी लोगों की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे और उन्हें आगे भी हमेशा याद रखा जाएगा। अब बात करें मूवी की, तो मूवी बिल्कुल भी हमारे इमोशंस
को जगा नहीं पाई। आप जब इस मूवी को देखेंगे तो उस टाइम हुए किसी भी मूवमेंट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसका कारण ये है कि सीन हर पल बदल रहे थे और बीच बीच में हर किसी की कहानी बताई जा रही थी, तो हमें मौका ही नहीं मिल पाता कि हम किसी कहानी से कनेक्ट हो पाए। अगर आपने हाल ही में आई शेरशाह मूवी देखी होगी तो आप समझ रहे होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। रियल में जो सभी लोगों ने किया वो इस फिल्म में बिल्कुल भी उतर नहीं पाया और इसके चलते ये मूवी शायद ही किसी को ज्यादा पसंद आई होगी। पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि इस मूवी को 15 अगस्त के टाइम रिलीज करके देशभक्ति के नाम पर अपना फायदा करने के लिए बनाया गया हो, क्योंकि इसमें ऐसे डायलॉग्स बोले गए हैं जो कि शायद ही रियल लाइफ में उनमें से किसी ने बोले होंगे। मूवी में जब विजय कार्निक गांव वालों को मनाने के लिए जाते हैं तो वो एकदम शायराना अंदाज में स्पीच देते हैं, जिसे देखकर मुझे नहीं लगता कि रियल में विजय कार्निक जी ने ऐसा बोलकर गांव वालों को मनाया होगा। अगर मूवी को थोड़ा रियलिस्टिक रखने का ट्राई करते तो हो सकता है कि लोगों को ये मूवी शेरशाह की तरह ही पसंद आती, पर लोगों को ये मूवी कुछ खासा पसंद नहीं आई। अगर ये मूवी 10 साल पहले रिलीज होती तो हो सकता है कि इसके देशभक्ति वाले डायलॉग्स की वजह से चल जाती, लेकिन अब लोगों की चॉइसेस और मूवी देखने का टेस्ट काफी बदल गया है, तो अब पब्लिक देशभक्ति मूवी में बनावटी डायलॉग्स नहीं बल्कि रियल स्टोरी देखना चाहती है। बात करें मूवी की कास्ट की तो ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से मूवी ठंडी पड़ गई, क्योंकि एक्टिंग लेवल मूवी में एकदम एवरेज ही नजर आया। नूरा फतेही से कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने छोटे से रोल को सही से निभाया है। वहीं बात करें संजय दत्त और अजय देवगन की तो दोनों ने ही अपने किरदार को सही ही निभाया है। और शरद केलकर की एक्टिंग से तो आप वाकिफ ही हैं, तो उन्होंने अपने कैरेक्टर को काफी अच्छे से निभाया है। वहीं सोनाक्षी सिन्हा से जो उम्मीद थी वो उस पर बखूबी खरी उतरी है। उनके बोले गए डायलॉग्स और एक्टिंग एवरेज ही रही और लोगों द्वारा कुछ खासा पसंद नहीं की गई। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने शेरशाह नहीं देखी है तो इसे देखने के बजाय आप उसे देखें। मुझे यकीन है कि वो फिल्म आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेगी बल्कि आपकी आंखों में पानी ला देगी। तो ये था एक्सप्लेनेशन भुज मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो या मुझसे बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।